जेईई मेंस 2020 के सवाल और उसके सबसे बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे आज के सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों से। देखिए पहला सवाल जो कि पूछा गया जनवरी 7th 2020 सेकंड शिफ्ट में, क्या सवाल पूछा गया? अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। एक 4 मीटर की रोप है जिसकी लेंथ 4 मीटर है और एक 10 किलो का मास उसे सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द सीलिंग। अ फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। मतलब रोप के मिड पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है F, जो कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको बताना है कि F का वैल्यू कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? देखिए सिंपल है। कुल मिला के आप सबसे पहले तो ये एनालाइज करें कि जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर यहां पर F फोर्स लगाया और बाकी जो है वो यहां कनेक्टेड है 10 kg। अगर इसका मैं FBD बनाऊं तो ये 100, तो यहां पर ये T1 का वैल्यू भी 100, तो ये वैल्यू T1 होगा, दैट इज 100। अगर मैं इस पॉइंट का अब FBD बनाऊं तो इस पॉइंट के FBD में आप ध्यान से देखिएगा, इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? T। ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 है, तो ये कितना हो गया? T cos 45 विच इज T बाय रूट 2। इधर हो जाएगा कितना? T sin 45 विच इज ऑल्सो T बाय रूट 2। अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब है कि नेट फोर्सेस बराबर होंगे। सबसे पहले मैं अगर y की दिशा के फोर्सेस की बात करूं तो T बाय रूट 2 जो है वो 100 के बराबर है और एक T बाय रूट 2 जो है वो F के बराबर है। तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, विच इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? तो जो नेट फोर्स है F, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन के बराबर। इस तरह से इसे सॉल्व करना था। नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इसका सोल्यूशन। इस तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल जो कि पूछा गया 7 जनवरी 2020 में। सवाल क्या है? द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R। दो फोर्सेस हैं P और Q जिसका सम जो है वो R है, मतलब उनका रिजल्टेंट दो वेक्टर का R है, सच दैट R इज इक्वल्स टू P। R जो है वो P के बराबर है। मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूं, आपको ड्रॉ करने के बाद धीरे धीरे समझ आएगा। जैसे मान लो कि ये कोई वेक्टर है Q, ये कोई वेक्टर है P, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट जो बनेगा R वो खुद भी मॉड किसके बराबर है? P के ही बराबर है। तो ये R जो है वो बराबर है मॉड P के। ये तो क्लियर है, ठीक है क्या? और इस तरह से कुछ वेक्टर का खेल है। अच्छा, R अगर रिजल्टेंट है तो मैं क्या बोलूंगा कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा R के बराबर है और R P के बराबर है, विच इज P स्क्वायर के। यहां से P स्क्वायर ने P स्क्वायर को मार दिया, एक Q कॉमन ले लिया, तो आगे ये Q प्लस 2P cos थीटा जो है वो बराबर है 0 के। ये पहली कहानी। यहां से मुझे थीटा मिल जाएगा जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन्होंने ऐसे बोला कि P को मैंने बढ़ा के P से 2P कर दिया, मतलब जो P है हमारा वो अब P नहीं रहा, वो कितना कर दिया है हमने? 2P कर दिया है। ये तो P था और थोड़ा बढ़ा के इसे 2P कर दिया है और Q तो अभी भी एज इट इज ही है। तो ऐसा बोला गया कि इसका जो रिजल्टेंट है वो Q के साथ कितना एंगल बनाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी कितना है? थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट है, मान लो ये रिजल्टेंट R है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा, लेट्स सपोज, है ना। ध्यान से समझना। तो वो कितना एंगल बनाएगा? मैं तो कह रहा हूं सिंपल, अगर मुझे ये अल्फा निकालना है तो मैं tan अल्फा निकालूंगा। tan अल्फा तब निकलेगा जब इसके कंपोनेंट करूं। तो एक ये मान लो y एक्सिस, ये मान लो x एक्सिस, इस 2p के कंपोनेंट कर लो। इधर वाला कंपोनेंट हो गया 2p sin थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो गया q प्लस 2p cos थीटा। अब अगर मैं tan अल्फा लिखूं तो जो tan अल्फा मेरा होगा वो हो जाएगा 2p sin थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस 2p cos थीटा। लेकिन q प्लस 2p cos थीटा तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर tan अल्फा जो है वो इनफाइनाइट है तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। और अल्फा का वैल्यू 90, मतलब इसका रिजल्टेंट Q के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर। दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड। 90 डिग्री इज द
करेक्ट आंसर। नोट करिए अच्छे से एक बार इसे। इस तरीके से ये बेसिकली वेक्टर्स का सवाल था। इट्स मोर ऑफ अ वेक्टर्स क्वेश्चन रादर न्यूटन्स लॉ, बट वी इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। अच्छे से एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा गया 7 जनवरी 2020 सेकेंड शिफ्ट में। A particle of mass m is fixed to one end of a light spring. एक लाइट स्प्रिंग है जिसके एक सिरे पर m मास को अटैच किया गया है और बोला गया है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है और अनस्ट्रेचेबल लेंथ जो है वो l है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, हमको अच्छा लगेगा। देखो क्या कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक पार्टिकल है m मास का और ये k है और ये l है और अनस्ट्रेचेबल लेंथ है स्प्रिंग का। ठीक है क्या? दूसरा एंड जो है वो फिक्स्ड है। सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे दी स्प्रिंग के अबाउट, एक एंड के अबाउट। इसको रोटेट करा रहे हैं सर्कल में, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस मतलब ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं होगा। तो स्प्रिंग कितना खिंच जाएगी ये पूछा गया। कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। देखिए चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए सिंपल सी कहानी ये है कि मान लो ये स्प्रिंग है, ये m मास है, अभी ये l लेंथ पर है। जब मैंने इसको रोटेट करने लगा तो ये लेंथ l प्लस x हो गई। इधर की तरफ फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर l प्लस x और इधर की तरफ फोर्स लगेगा kx। ठीक है क्या? ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगे? बराबर होंगी। तो ये kx जो है वो बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l प्लस x के। तो आपको यहां से x निकालना है बेसिकली। तो ये kx ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू x। तो जो x है वो क्या हो गया? k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी l m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन विल बी A ऑप्शन। L m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज हाउ, जब वो एक घूमेगा तब कितना x होगा, कितना स्ट्रेच होगी स्प्रिंग, वो निकल के आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी अच्छे से। फिर बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। ये देखिए इसका सॉल्यूशन एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया? एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 0.3 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज गिवन है। लेंथ जो है वो है 0.3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो दे रखा है दैट इज सिग्मा, वो दे रखा है कितना? 4.8 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज अटैच विद अ ब्लॉक, वो एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जो कि 10 किलो का है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विद विच ब्लॉक कैन मूव इन अ सर्कल विद स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। एक एंड पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है, यहाँ पे ब्लॉक है, कितने ओमेगा से ये घूमे इस कहानी के लिए, जबकि ब्रेकिंग स्ट्रेस हमको इतना दे रखा। आप ऐसे समझो कि अगर ये मास m है, इधर लगेगा टेंशन और इधर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। जो सिग्मा होता है वो बेसिकली कितना होता है? t बाय a। तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बाय a के बराबर, जो कि बराबर आ जाएगा सिग्मा के। तो जो ओमेगा है वो बेसिकली आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा a डिवाइडेड बाय m इंटू r। r कौन है? l के बराबर है, तो ये होगा m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर। अब सिर्फ वैल्यूज आपको पुट करनी है, वैल्यूज पुट करते हैं। मैं ऊपर कर देता हूं। देखो ओमेगा जो है वो आ गया अंडर रूट ऑफ m का वैल्यू कितना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिग्मा का वैल्यू 4.8 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -6 इज द एरिया डिवाइडेड बाय m जो है वो कितना है 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा ना यहाँ पे, फिर सिग्मा a डिवाइडेड बाय m इंटू एल। m और लेंथ कितना है 0.3, तो ये 3 बन गया, 3 और ऊपर बन गया 48, वो आया 16, तो ये आ गया कितना 4 रेडियन पर सेकेंड। तो 4 रेडियन पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस। ऐसे ऐसे सॉल्व करना था सिंपल।
ठीक है क्या? नोट कर लो इसे, फिर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से इसे सॉल्व किया गया। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल जो हमने पहले किया, कुछ कुछ वैसा ही। अ स्प्रिंग मास सिस्टम जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, नेचुरल लेंथ l है, वो रेस्ट पर है इक्विलिब्रियम में ऑन अ हॉरिजॉन्टल डिस्क। एक हॉरिजॉन्टल डिस्क पर रखा हुआ है, वो रेस्ट पर है। फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड डिस्क if disk together with the spring mass system rotates about its axis with an angular velocity omega, जिसमें k is much greater than omega m omega square, the relative change in the length of the spring, relative change in the length of the spring हमें बताना है। देखिए आप ऐसे समझो कि कहानी कुछ वही है, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर इसको ऐसे बांध रखा है और उस डिस्क के ऊपर इसको ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब डिस्क घूम रही है तो उस डिस्क के साथ ये भी घूम रहा है। आप ऐसे समझो कुछ बड़ा सा डिस्क है और उस डिस्क के ऊपर ये रखा हुआ है, तो डिस्क घूम रही है तो डिस्क के साथ ये भी घूम रहा है ना। अब कुल मिला के कहानी ये है कि इस पर जो फोर्स लगेगा m पर, वो इधर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r और इधर लगेगा टेंशन t। ठीक है क्या? t टेंशन है, इसकी नेचुरल लेंथ जो है वो l है, तो इसको l ही लिख लो, r की जगह राइट डाउन m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर। बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है कि अगर यहां पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, लेट्स सपोज, है ना, इन्होंने बोला स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग कनेक्टेड है तो जब ये एक्सटेंड होगा तो इधर लगेगा kx और ये बन जाएगा कितना l प्लस एक्स। यही सिचुएशन होती। इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होंगे, तो जब दोनों बराबर होंगे तो ये बेसिकली बराबर आ जाएगा kx इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर x के। तो जो बेसिकली x है वो कितना है, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और ये बराबर है m ओमेगा स्क्वायर l के। बहुत अच्छे। तो जो x की वैल्यू है वो बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? अब ऐसा बोला गया है कि k जो है वो m ओमेगा स्क्वायर से बहुत 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 बड़ा है, तो अगर ये ओमेगा स्क्वायर से बहुत बड़ा है तो x का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l बाय k के बराबर। तो जो रिलेटिव चेंज इन लेंथ मतलब x बाय l जो होगा वो बराबर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर k के। दिस इज हाउ इट डिपेंड्स। तो x बाय l जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय k के बराबर आ जाएगा। इसका वैल्यू निकल गया। पहले प्रीवियस लेंथ कितनी थी, l गिवन थी। कुछ कुछ वैसे ही सवाल जो हमने अभी पहले किया, नोट करिए इसे भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इस तरह से इसे सॉल्व कर रखा है। अगला सवाल जो कि 2 सितंबर को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, एक बीड है जिसका कि मास दे रखा है आपको m, वो a, b पॉइंट पर है, यहां पर मतलब ऑन अ वायर इन अ बेंट शेप ऑफ अ पैराबोला। एक पैराबोला है जो कि y इज इक्वल्स टू 4cx स्क्वायर इज द पैराबोला। उस पर a, b कोई पॉइंट है जहां पर ये है, हमें ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, तो हमें उसी ओमेगा के वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे इस टाइप के सवालों को सॉल्व? सिंपल कॉन्सेप्ट। आप ऐसे देखिए, सबसे पहले तो y इज इक्वल्स टू है क्या, एक बार मैं इक्वेशन लिखता हूं कि y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू 4cx स्क्वायर है। इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, तो इस पॉइंट पर जो टैंजेंट होगा वो टैंजेंट ऐसे बनेगा। ठीक है क्या? ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा, और ये थीटा मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इसी पैराबोला से पास हो रहा है, तो tan थीटा में निकाल लूंगा तो थीटा आ जाएगा। tan थीटा क्या होता है, dy बाई dx, जो कि बराबर है tan थीटा के, जो कि बराबर है इसके स्लोप के, वो बराबर आ जाएगा 8cx के बराबर। ठीक है क्या? 8cx के बराबर आ जाएगा, दैट इज द स्लोप। अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो इस पॉइंट पर नीचे जो लगेगा वो लगेगा mg, एक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रोटेशन वाला, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर, जो लगेगा इस दिशा में। अगर ये इसका टैंजेंट है तो इस दिशा में वो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इधर की दिशा में लगेगा m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। ठीक है क्या? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा m ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा के बराबर, और एक कंपोनेंट होगा इधर, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर x sin थीटा के बराबर। इसी प्रकार mg का जो कंपोनेंट होगा वो इधर वाला होगा mg sin थीटा,
और एक इधर वाला कंपोनेंट होगा दैट विल बी एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है क्या? वो बीड उस पर जा रहा है तो इधर की दिशा में एक नॉर्मल भी लग रहा होगा। खैर, ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट के अलोंग कोई भी नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, वरना वो यहां से सरक जाएगा। तो अगर इनको बराबर होना है तो कैसे बराबर करेंगे हम? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा जो कि बराबर है एम जी साइन थीटा के। ठीक है क्या? तो हमें निकालना था वैल्यू ओमेगा का। ठीक है क्या? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा जो है वो बराबर है एम जी साइन थीटा के। तो जो tan थीटा होगा इसको इससे डिवाइड मार दो, हमें ओमेगा का वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा का वैल्यू विल बी एम जी, एम ने एम को मार दिया, दैट विल बी नाउ जी tan थीटा डिवाइडेड बाय x का अंडर रूट। तो ये अंडर रूट जी tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 8cx के बराबर, ये हो गया x, इसने इसको मार दिया, 8 अंडर रूट ऑफ 8 gc के बराबर होगा, और 8 का मतलब क्या है? 2√2, तो 2√2 gc विल बी द वैल्यू, दैट विल बी द सेकंड ऑप्शन। ठीक है क्या? तो क्या आंसर होगा इसका? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नोट करिए अच्छे से इसे, फिर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए इस तरह से इसको सॉल्व किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या सवाल है? 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया, एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक इंसेक्ट है जो कि एक हेमिस्फेरिकल डिच है। आप ऐसे समझिए कि हेमिस्फेरिकल डिच मतलब कोई खड्डा है जो कि हेमिस्फेरिकल है, इस प्रकार से। ठीक है क्या? एक जो अपना इंसेक्ट है वो यहां पर है, इट क्रॉल्स अप द डिच बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर द हाइट ऑफ h हाइट ऊपर आते ही यहां पर जब वो इंसेक्ट आता है तो वो जो है स्लिप करना शुरू कर देता है यहां के बाद। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द इंसेक्ट इज 0.75, मतलब ग्राउंड और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू का वैल्यू है वो बेसिकली कितना है? 0.75। ठीक है क्या? तो आपको h हाइट बतानी। एक सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो ये यहां पर है ना, अब ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन आप समझ सकते हैं कि ये एक सरफेस है, जब ये यहां पर होगा तो इट्स लाइक एन इंक्लाइन प्लेन। तो जब ये यहां पर इंसेक्ट होगा तो इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा और ऊपर फोर्स लगा होगा फ्रिक्शन, इधर लग रहा होगा mg cos थीटा और इधर लग रहा होगा नॉर्मल n। ध्यान से समझना, ये एंगल अगर थीटा है तो। ठीक है क्या? तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा हो जाएगा म्यू एन, दैट विल बी म्यू mg cos थीटा के बराबर। तो यहां से mg sin थीटा जो है वो बेसिकली बराबर आ जाएगा म्यू mg cos थीटा के, mg कैंसिल, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा म्यू के बराबर, दैट इज 0.75। तो tan थीटा जो है वो आ गया 3/4। अगर tan थीटा 3/4 आ गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 37 डिग्री। मतलब जो एंगल है ये कितना है? 37 डिग्री है। खैर सवाल मेरा कुछ और था, मुझे h हाइट निकालना था। h हाइट एग्जैक्टली निकालेंगे कैसे? ये कोई हेमिस्फीयर है, मान लो ये एक ऐसे हेमिस्फीयर है और ये h हाइट यहां तक कहीं आया है। जिस सर्कल का ये पार्ट है वो सर्कल का रेडियस r है, ये रेडियस भी r है, ये h हाइट है। तो अगर ये r है और ये वाला एंगल मेरा थीटा है, ध्यान से समझना, तो ये जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? r cos थीटा रहेगी। यहां से यहां तक पूरा जो है वो कितना है? r। तो जो h का वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? r माइनस r cos थीटा, दैट विल बी r कॉमन 1 माइनस cos थीटा मतलब 37, तो दैट इज 4/5। तो यह कितना आ गया? r/5 के बराबर। रेडियस जो है वो 1 मीटर है तो 1/5 दैट इज 0.20 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है क्या? दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड। नोट करिए इसे अच्छे से एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इस तरह से इसे सॉल्व किया गया था। थीटा सॉल्व कर लिया। 0.2। अगला सवाल जो कि पूछा गया 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में ही, अ क्लॉक हैज अ कांस्टेंट मूविंग सेकेंड हैंड, मतलब क्लॉक जो घड़ी में जो सेकेंड्स बताती है
उस वाले निडल की बात हो रही है कि उसकी लेंथ जो है वो आपको 0.1 मीटर दे रखी है। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इज ऑफ द ऑर्डर, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा टिप ऑफ द हैंड का, ये बेसिकली आपको बताना है। बहुत अच्छा, आप सिंपल सी एक बात समझो कि सेकेंड हैंड जो है उसकी लेंथ आपको दे रखी है, आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन, ये बेसिकली सवाल है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे से सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि मान लो कि ये जैसे मेरी क्लॉक है, ये क्लॉक है, ये घूम रही है सेकेंड वाली, इसकी लेंथ जो है वो 0.1 मीटर आपको दे रखी है। ओमेगा जो है वो बेसिकली कितना होगा 2 पाई बाई टी के बराबर है ना। टी जो है वो होता है टाइम पीरियड कि कितने टाइम में ये रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, उस हिसाब से ओमेगा डिसाइड होगा। अगर सेकेंड हैंड है मतलब सेकेंड्स हैंड है, तो सेकेंड्स हैंड मतलब कि कितना समय लगता है इसको पूरा क्रॉस करने में, तो इसको क्रॉस करने में कितना लगता है 60 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 30। बहुत अच्छा, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की। अगर ये ओमेगा की वैल्यू है तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 30 का होल स्क्वायर, एल का वैल्यू 0.1। ठीक है क्या, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। किस ऑर्डर में आएगा, ये बेसिकली 3.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30 और ये है 0.1, इसको किया ये आ गया नीचे 10। ठीक है क्या, ये 3.14 है 10 की पावर -3, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 का ऑर्डर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नोट करिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए 1.1 इंटू 10 की पावर -3, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो 10 की पावर -3 ऑर्डर का होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या बोला गया। अगला सवाल, अ बॉक्स वेज 196 न्यूटन ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल, मतलब ये हमारा अर्थ है लेट सपोज, तो नॉर्थ पोल पर जो है, नॉर्थ पोल पर जो स्प्रिंग बैलेंस है वो रीडिंग देगी एन बराबर होता है mg के, उसने रीडिंग दिया कितना 196 के बराबर। क्लियर है क्या, उसने जो रीडिंग दिया वो कितना दिया 196 इज द रीडिंग। अब इसके वेट को हमने इक्वेटर पर शिफ्ट किया, ये पोल की बात है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेटर, तो इक्वेटर पर जो है वो क्या होगा नॉर्मल का इक्वेशन, दैट विल बी mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, बिकॉज इट इज रोटेटिंग विद रेडियस r। नॉर्थ पोल पर क्या होता है, उस रेडियस की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो वो बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर r वाला फैक्टर नहीं आ रहा, यहां पर वो फैक्टर कंसिडरेशन में आएगा। खैर मैं ये कह रहा हूं कि n का जो वैल्यू है वो बेसिकली mg, और mg यहां से आप m निकाल सकते हो, दैट इज 196 बाय 10, दैट इज 19.6। तो ये वैल्यू आ गई 19.6 इंटू 10 माइनस m का वैल्यू 19.6। अब आपको ओमेगा लिखना टास्क है। ओमेगा जो अर्थ घूम रही है दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय t, और t क्या होगा 24 आवर्स के लिए घूम रही है, कितने सेकंड घूम रही है 3600 सेकंड्स। रेडियस जो है वो क्या होगी, रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6400, किलोमीटर्स को मीटर करना 10 की पावर 3। ठीक है क्या, यहां से नॉर्मल को सॉल्व करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 195.33। द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से इसे सॉल्व किया गया, 195.33 इज द आंसर। तो ये थे बेसिकली न्यूटन्स लॉ के सवाल जो कि इस साल 2020 में जेईई ने पूछे। हमारे और भी YouTube चैनल्स पर आप बोर्ड से रिलेटेड स्टडी भी कर सकते हैं, और आपके कोई फ्रेंड्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नीट के 2016 से 2020 तक के सॉल्यूशंस भी हमने टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं, आप लोगों को हेल्प हो इसलिए। तो देखते रहिए व्यास का चैनल। थैंक यू।